हेलो, दिस इज़ होम साइंस हर्ड विथ राया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पे होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नीट, जेआरएफ, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड या जो भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। यह होम साइंस का एक ब्रांच है और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे टीजीटी अभी आने वाला है, पीजीटी भी आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये सब में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर। तो ये अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप होम साइंस हर्ड विथ राया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चाइल्ड स्टडी, बाल अध्ययन में हम लोग पढ़ते हैं जैसा कि बालक गतिशील प्राणी है जिसमें प्रत्येक दिन प्रतिदिन नए परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन वृद्धि एवं विकास के रूप में प्रकट होते हैं। गतिशील प्राणी है अगर बालक, तो उसमें दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहेंगे या होते रहते हैं। और ये परिवर्तन जो है वो वृद्धि एवं विकास के रूप में प्रकट होते हैं। वृद्धि मतलब शारीरिक और विकास मतलब विकास में सभी सम्मिलित होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास शामिल होता है। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं वृद्धि एवं विकास के रूप में। ठीक है, परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रिया के कारण शून्य से परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रिया होती है उसके कारण शून्य से प्रारंभ होने वाला जीव शिशु, बालक, पहले शिशु फिर बालक फिर किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो बाल अध्ययन क्या कहलाता है, बाल अध्ययन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। बालक अपने विकास क्रम में क्रमानुसार किस प्रकार विकसित होता है। बालक अपने विकास क्रम में क्रमानुसार किस प्रकार विकसित होता है और कौन सी दशाएं उसके विकास को प्रभावित करती है। बालक के समुचित विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं व उपयोगी हैं। इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना बाल अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल अध्ययन एक कोई नया विषय नहीं है ना। यह अति प्राचीन काल से ही शिशु के समुचित विकास के लिए बाल अध्ययन को महत्व दिया जाता है। हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि संपूर्ण गर्भकाल में माँ को पूजा पाठ में अधिक ध्यान लगाना चाहिए तथा अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे उत्पन्न संतान भी अच्छे गुणों वाली और सुसंस्कृत हो। क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म पूर्व गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। जो मानव का जीवन होता है वो जन्म पूर्व, जब जन्म के पहले गर्भाधान के समय ही प्रारंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में वह चलता रहता है। वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। फिलहाल जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें बाल विकास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बालकों को समुचित कल्याण और विकास कराना चाहते हैं। सभी लोग अपने बालक का समुचित विकास करवाना चाहते हैं। फलस्वरूप बाल विकास एक अलग शाखा के रूप में विकसित कर दिया गया है। समझे, इसको एक ब्रांच बना दिया गया है। पहले तो जैसे एक ही में सम्मिलित रहता था, लेकिन अब बाल विकास को अलग से पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत इसमें बाल विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक तथा भाषा विकास आदि का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसमें बाल विकास में बालक के जन्म पूर्व से लेकर, मतलब जब गर्भाधान होता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक तथा भाषा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए फिर जानते हैं आगे जानते हैं हम लोग बाल विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि इसके पहले बाल विकास की ऐतिहासिक मतलब प्राचीन जो भी पृष्ठभूमि थी वो क्या थी, कैसे थी। ठीक है, तो देखते हैं
बाल अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यदि हम बाल अध्ययन के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक इसके अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया था। 16वीं शताब्दी तक जो था इस पे कम महत्व दिया गया था, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। बालकों को प्रौढ़ के अनुरूप समझने की धारणा के कारण ही बाल मन का अध्ययन अलग से करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया। मतलब अब के जो हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल मन प्रौढ़ मन से अलग है, लेकिन जो पहले के मनोवैज्ञानिक थे, पहले के लोग थे, वो क्या कहते थे कि बाल मन जो है वो प्रौढ़ के समान है, तो इसलिए उसमें अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई ना। परंतु लेकिन सभी व्यक्तियों की यह धारणा बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दार्शनिक व शिक्षाविदों जैसे रूसो, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी तथा हर्बर्ट एवं इसमें हरलॉक भी हैं, ने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि बालक का मन और मानसिक क्षमताएं प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। क्या बताया इन्होंने कि बालक का मन और मानसिक क्षमताएं, जो बालक का मन है, मानसिक क्षमताएं वह प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। तो ये बात तो सही है कि प्रौढ़ों से भिन्न रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि जो जो मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए वो हर शताब्दी में क्या क्या कहें। ठीक है, तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी ने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने, लेकिन जब 17वीं शताब्दी से कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने उस पर ध्यान दिया, और सर्वप्रथम किसने? जॉन कमेनियस ने बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। बालक के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा के लिए मनोविज्ञान पद्धति का शुभारंभ किया। सबसे पहले अगर बाल विकास पे किसी ने जोर दिया तो वो है जॉन कमेनियस। ठीक है, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी अपनी, जैसा कि पहली पुस्तक है इनकी स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ये 1628 में लिखे। 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, और 1957 में ऑर्बिस पिक्टस लिखा। ये पूछा जाता है, अगर पूछ लिया एग्जाम्स में कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसकी पुस्तक है, तो जॉन कमेनियस की। सबसे पहले 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बताया और जोर दिया कि जो भी प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताएं हैं वो क्या है, कैसी हैं, कैसे पूरा किया जाएगा। फिर दूसरा 1957 में ऑर्बिस पिक्टस नामक बुक था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि पुस्तकों में चित्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया। पुस्तक में चित्रों की सहायता से, मतलब चित्र की सहायता से पाठ्य सामग्री जो भी है वो प्रस्तुत किया इन्होंने। फिर कमेनियस के मतानुसार बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है, अतः उसकी शिक्षा की योजना सदैव उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इन्होंने कहा कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है, अतः बालक की शिक्षा योजना सदैव उसकी क्षमताओं, जितना उसकी क्षमता है उसकी क्षमता के अनुरूप बनाई जाती है। फिर 17वीं शताब्दी में तो बोले, फिर आया 18वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिक थे, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट तथा फ्रोबेल प्रमुख थे। इसमें भी इन्होंने बताया 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो थे वो 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का विस्तृत वर्णन किया, प्रस्तुत किया। फिर 1787 में जर्मन के थे टिडमैन ने अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का विस्तृत अध्ययन किया। टिडमैन ने कब जो है अपने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया, तो 1787 में। कब किया? 1787 में। फिर 1900 शताब्दी आया आपका। 1900 शताब्दी में भी कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कि सबसे पहले टेन ने 1876 में इन्फेंट डेवलपमेंट नामक बुक लिखी। कौन सी? उनकी पुस्तक का नाम क्या था? 10 की पुस्तक का नाम था, जो 1876 में लिखे हुए थे, इन्फेंट डेवलपमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है।
हर एग्जाम्स में। तो इनके पुस्तक की बुक क्या नाम क्या था? इन्फेंट डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने बालक के भाषा विकास पर प्रकाश डाला, बालक की जो भाषा है उस पर प्रकाश डाला। फिर आते हैं डार्विन। डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ठीक है। फिर विल्हेम प्रेयर ने एक जीवनी प्रकाशित की जिसका नाम था द माइंड ऑफ चाइल्ड। यह अध्ययन, इन्होंने जो जीवनी लिखी थी वह अपने पुत्र के जन्म के 3 वर्षों का अध्ययन किया था इन्होंने, विल्हेम प्रेयर ने। और उन्होंने बताया कि पशुओं तथा मानव शिशुओं की सहज क्रियाओं के विकास की गति प्रायः समान ही होती हैं। विल्हेम प्रेयर ने बताया, क्या बताया था उन्होंने, कि जो पशु के बालक हैं, जो पशु हैं तथा मानव शिशुओं की सहज क्रियाओं के विकास की गति प्रायः समान होती है। दोनों की सहज करती क्रियाएं समान होती हैं, ठीक है। फिर एक नोट्स भी है। नोट में क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। जो अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है उसमें विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। अगर कहीं आ गया आपके एग्जाम्स में कि विकासात्मक मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है, तो बाल विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर 1831 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट ने अपनी 2 पुत्रियों अन्ना तथा लुइजा पर अध्ययन किया। ब्रॉन्सन अलकॉट ने कब अध्ययन किया, अगर पूछा गया तो 1831 में। कब किया? 1831 में। फिर 1893 में सिन ने अपने भतीजी की जीवनी प्रस्तुत की। किसकी? अपने भतीजी की जीवनी प्रस्तुत की। फिर स्टेनले हॉल आ गए। स्टेनले हॉल काफ़ी चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की। स्टेनले हॉल जो थे वो उन्होंने बालक के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की, और जिसमें से प्रश्नावली विधि प्रमुख थी। उन्होंने प्रश्नावली विधि को प्रमुख माना। इन्होंने पुस्तक भी लिखी एक, एडोलसेंस, जो कि काफ़ी चर्चित है और हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पूछा गया एग्जाम में कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, तो स्टेनले हॉल की। इसमें इन्होंने बताया कि किशोरावस्था के विकास तथा विशेषताएं क्या है, कैसे हैं, तो उसका वर्णन किया, ठीक है। फिर उन्होंने 1893 में स्टेनले हॉल ने 1893 में अमेरिका में पहली बाल सोसाइटी की स्थापना की। किसने बाल सोसाइटी की स्थापना की थी अमेरिका में पहली बार? तो स्टेनले हॉल ने, ठीक है। और फिर आया आपका 1906 में पहली बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। कौन सी? पहली बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा, ठीक है। किसने आयोजित की? स्टेनले हॉल के द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। कब? 1906 में। फिर 1891, कब? 1891 में पेडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? पेडागॉजिकल सेमिनरी। कब? 1891 में, ठीक है, 91 में किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के साथ साथ 20वीं शताब्दी में ही बाल विकास संबंधी साहित्य का भी प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। मतलब आप देख लिए कि 16वीं शताब्दी में कुछ नहीं हो रहा था, फिर मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर 17वीं शताब्दी आया, फिर 18वीं, 19वीं और 20वीं में अब चल ही रहा है, 20वीं 21वीं में, ठीक है। काफ़ी ध्यान देने लगे, काफ़ी विकास हुआ हर चीज़ में, और बाल विकास पे सभी प्रत्येक व्यक्ति ध्यान देने लगे और अध्ययन भी होने लगा। तो वुडवर्थ है एक, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ ने कहा द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मतलब इनका कहना था कि बालक का प्रारंभिक जीवन ही उसके प्रौढ़ जीवन का आधार है। मतलब बालक का प्रारंभिक जीवन, जो स्टार्टिंग जीवन है, जो शिशु की अवस्था है, वही प्रौढ़ जीवन का आधार है।
बाल्य जीवन प्रौढ़ जीवन की आधारशिला है, अतः माता तथा शिक्षकों को बालक के विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग अब जान ही गए हैं पढ़ने से भी वैसे भी कि बालक का प्रारंभिक जीवन ही उसके प्रौढ़ जीवन का आधार है। तो हर माता हर शिक्षक को बालक के विकास पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे तरीके से उनका लालन पालन पोषण और उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन की प्रमुख प्रवृत्तियों का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में बालक के अध्ययन जैसे अध्ययन होते गए उनमें कुछ प्रवृत्तियां भी आई, उसका विकास हुआ। तो आइए जानते हैं कुछ प्रवृत्तियां। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग। मतलब बाल अध्ययन के लिए 20वीं शताब्दी में ऐसी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया गया जिनके द्वारा अब एक ही समय में विशाल बाल समूह का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब एक ही समय में बहुत ढेर सारे विशाल बाल समूहों का अध्ययन किया जा सकता है। बाल समूहों का अध्ययन किया जा सकता है जिनमें समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। जिनमें जब एक साथ सभी बालकों का अध्ययन होगा, विशाल बालकों का अध्ययन होगा, विशाल बाल समूहों का अध्ययन होगा तो समय और शक्ति दोनों बचेगी। ठीक है, दूसरा है आपका सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करना। मतलब सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान बाल अध्ययन विधियों द्वारा एक ही समय में बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अब केवल शारीरिक विकास ही नहीं, बालक के सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और क्रियात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रवृत्तियां आई कि सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करना। फिर तीसरा है परीक्षण आंदोलनों का विकास। क्या है तीसरी प्रवृत्ति है परीक्षण आंदोलनों का विकास। इसमें है कि 20वीं शताब्दी में बाल विकास के विभिन्न पहलुओं और व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए आंदोलन के रूप में विभिन्न परीक्षण विधियों का विकास हुआ। मतलब विभिन्न परीक्षण विधियों का विकास हुआ जिसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन परीक्षणों का प्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने, ये जो परीक्षण अभी हो रहे हैं, जो आंदोलन चल रही हैं, उसमें सभी उस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने तथा उनके आधार पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए किया जाता है यह परीक्षण। ठीक है, फिर चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित मार्गदर्शन एवं निर्देशन। ठीक है, चौथा क्या है? कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित निर्देशन। 20वीं सदी में जो महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हुआ कि वह बालक अध्ययन विधियों का द्वारा केवल सामान्य ही नहीं अपितु कुसमायोजित, मतलब इसके अध्ययन के थ्रू वह केवल सामान्य ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जैसे कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का भी अध्ययन किया जा सकता है और उनके द्वारा ऐसे बालकों को उचित निर्देशन प्रदान कर सुधारा जा सकता है। ऐसे बालकों के सुधार के लिए मानसिक चिकित्सालयों की स्थापना की गई, जहां बालकों की समस्याओं का समाधान कर उनका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। ठीक है, तो कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन भी किया गया और उचित मार्गदर्शन और निर्देशन पे भी ध्यान दिया गया। फिर
आपका पाँचवा है पूर्वशालेय बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। पूर्वशालेय मतलब बाल अध्ययन का एक प्रयास यह भी है कि क्या है प्रयास कि पूर्वशालेय अवस्था में जब बालक घर के वातावरण से निकलकर स्कूल जाना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाए जहां उसकी क्षमताओं का विकास भी हो तथा सीखने के प्रति रुचि भी जागृत हो। उसकी क्षमताओं का विकास भी हो और तथा सीखने के प्रति रुचि भी जागृत हो। इसी को आधार मानकर बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने खेल शिक्षण विधि का विकास किया, जैसे कि मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल हैं। इन्होंने खेल शिक्षण विधि का विकास किया। ठीक है, फिर इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्रवृत्तियां क्या हैं। बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग, सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी, परीक्षण आंदोलनों का विकास, कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित मार्गदर्शन एवं निर्देशन, पूर्वशालेय बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, जिसमें खेल शिक्षण प्रणालियों का विकास किया गया। अब आइए पढ़ते हैं कि बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। मतलब बाल अध्ययन जो हम लोग पढ़ रहे हैं और मतलब कर रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो बाल अध्ययन के द्वारा बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न विकास क्रम को जाना जा सकता है। जब हम अध्ययन करेंगे तभी तो उसके विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न विकास क्रम को जान पाएंगे। यदि विकास क्रम में कोई रुकावट, अगर विकास में कोई रुकावट है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा सके, इसलिए बाल अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ हैं, तो आइए देखते हैं। पहला, बाल जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए। पहला है कि बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। इसमें से पहला है कि बाल जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा बाल जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए बाल अध्ययन अति आवश्यक है। अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बाल अध्ययन अति आवश्यक है। बाल अध्ययन के द्वारा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकासात्मक कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे माता पिता, शिक्षक, जितने भी माता पिता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक तथा बाल सुधारों को भी बालकों के समुचित विकास के लिए आवश्यक जानकारी व सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बाल अध्ययन के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी जिनके आधार पर वे बालक के संपूर्ण विकास में भी अपना समुचित योगदान प्रदान करने में सक्षम रहते हैं तथा जब बालक का सभी क्षेत्रों में समुचित विकास होता है तो बाल जीवन स्वतः ही सुखी एवं समृद्धशाली बन जाता है। ठीक है, समझ में आया कि बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जब बालक का सभी क्षेत्रों में समुचित विकास होगा तो बाल जीवन स्वतः ही सुखी एवं समृद्धशाली होगा। तो पहला था बाल जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए। दूसरा है विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाल अध्ययन की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं कि और फिर तीसरा है बालकों को उपयुक्त समय। आपको ये समझ में आएगा नहीं, विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मतलब जैसे विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन क्रियाओं से हैं जिन्हें कोई प्राणी निश्चित आयु में ही करता है। निर्धारित आयु से पूर्व या बाद में वे क्रियाएं उतनी तीव्रता पर नहीं होती। जैसा कि जानते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र होता है, तो विकासात्मक का अर्थ है कि जितनी उम्र में जो विकास होता है उसी में होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित आयु में ही कर सकते हैं, हो जाए। निर्धारित आयु से पूर्व या बाद में वे क्रियाएं जब उतनी तीव्रता से नहीं होती हैं जितनी की निर्धारित आयु में
इन्हीं विकासात्मक कार्यों के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद भी प्रायः सभी बालकों का विकास एक ही ढंग से होता है। बाल अध्ययन का ज्ञान यह बतला सकता है कि किस आयु में बालक चलना, बोलना तथा स्वयं कपड़े पहनना और जूतों के फीते बांधना सीखेगा ना। विकासात्मक कार्यों के द्वारा पता चलता है, विकास के द्वारा। अतः बाल अध्ययन से यह ज्ञान हो जाता है, जो बाल अध्ययन कर रहे हैं उसे यह ज्ञान हो जाता है कि किस आयु स्तर पर बालक में कौन सी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं किस सीमा तक विकसित होंगी। माता पिता तथा शिक्षक विकासात्मक कार्यों की जानकारी में समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि वे बालकों की क्षमताओं में विकास से परिचित होंगे तो उन्हें बालकों का कोई भी व्यवहार विलक्षण नहीं लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वे बालकों के साथ आसानी से समायोजन कर लेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को कि विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाल अध्ययन किया जाता है ना। फिर तीसरा देखते हैं, बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब बाल अध्ययन की ज़रूरत पड़ी है। बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने के लिए जन्म के बाद ही प्रत्येक बालक के सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये तो जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तभी से वह कुछ न कुछ नया सीखने लगता है, सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। किंतु बालक सभी प्रकार की क्रियाओं को एक साथ नहीं सीख पाता। अब सभी क्रियाएं एक साथ तो सीख नहीं पाएगा। जैसे जैसे आयु के विभिन्न स्तरों व धीरे धीरे क्रमानुसार विभिन्न क्रियाओं को सीखने में सक्षम रहता है, ऐसा शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के कारण होता है। जो शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के कारण ही ऐसा होता है कि वह धीरे धीरे क्रमानुसार विभिन्न क्रियाओं को सीखने लगता है। ठीक है, तो उस सभी के शिक्षण के लिए बालक को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने के लिए बाल अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर चौथा है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। बालक का सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वह जिस प्रकार का भी विकास हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के विकास के लिए बाल अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। फिर समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बालक समायोजन करता है, तो उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसकी समाधान के लिए बाल अध्ययन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके लिए आवश्यकता पड़ी बाल अध्ययन की। फिर बालकों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए, इसमें जैसे बालकों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए बाल अध्ययन के द्वारा बाल मन और बाल व्यवहारों को आसानी से जाना जा सकता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि बाल अध्ययन के द्वारा ही बाल मन और बाल व्यवहारों को आसानी से जाना जा सकता है। बालकों की क्षमताओं, व्यवहारों तथा आचरणों को देखकर उनके विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना सरल हो जाता है। जब हम बालक को देखते हैं, उसका विकास देखते हैं, उसकी क्षमता, व्यवहार तथा आचरण देखते हैं, इससे हम लोग समझ जाते हैं ना कि हाँ, ये आगे चल के ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, ऐसा होगा, तो भविष्यवाणी करना सरल हो जाता है और इस आधार पर उनके विकास की दिशा को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे यदि यह ज्ञात हो जाता है कि बालक शारीरिक या मानसिक या अन्य किसी विकास के क्षेत्र में पिछड़ा है, तो उसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास भी करते हैं, समय रहते किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई बालक किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली है तो उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए बाल अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है बालकों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए। ठीक है, फिर है कि बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। सातवां क्या है, किस लिए आवश्यकता पड़ रही है? बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। तो बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या है, जैसे कि हम बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्योंकि बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए भी बाल मन और उनके व्यवहारों को जानना अति आवश्यक होता है, जो कि बाल अध्ययन द्वारा ही संभव होता है या संभव है। बाल अध्ययन द्वारा बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित कर उन्हें परिवार व समाज का योग्य सदस्य बनाया जा सकता है। कभी कभी बच्चे परिवार व समाज का उपयुक्त वातावरण न मिलने पर गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं और दोषपूर्ण व्यवहारों का प्रदर्शन करने लगते हैं, जैसे झूठ बोलना ना। कभी कभी होता नहीं है कि बालक झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा व मारपीट, क्रोध व जिद आदि के कारण जैसे मतलब असभ्य व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे बालकों के व्यवहारों को यदि समय रहते नियंत्रित कर ले हम लोग, तो इनका विकास अधिक तीव्र हो जाता है और अधिक अच्छे से होने लगता है। अतः बाल विकास के अध्ययन द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीकों से बालकों के दोषपूर्ण व्यवहार का निराकरण कर उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, फिर है आठवां क्या है, बालकों के मार्ग निर्देशन में बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बालकों के मार्ग निर्देशन के लिए। ठीक है, इसमें जैसे कि बालकों के मार्ग निर्देशन में मतलब बाल अध्ययन के द्वारा बालकों की क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी शक्तियों व क्षमताओं के विकास के लिए व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों, जैसे जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है उसमें बालक की व्यक्तिगत जो कठिनाई हैं, समस्याएं हैं, आदतें हैं, दोषों आदि को दूर करने के उपायों को बताया जा सकता है कि आप ये करो, ऐसे करो तो ये होगा। उन्हें जो भी कठिनाई है, समस्याएं हैं, उनको निर्देशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए आता है आपका बाल अध्ययन। अभी हमने पढ़ लिया कि बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। फिर पढ़ेंगे बाल अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो बाल अध्ययन के उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ देख लेते हैं कि कुछ क्या क्या हैं, जो कि ये नोट्स में लिखा हुआ है। तो पहला है बाल विकास की विभिन्न क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो भी हैं अवस्थाएं उनको प्राप्त करना। फिर दूसरा है बाल विकास के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। क्या है दूसरा? बाल विकास के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है बालकों के समुचित विकास के लिए उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है कि बालक का जो समुचित विकास होगा उसके लिए उसकी रुचियों तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। फिर तीसरा है परिवर्तनों के आधार पर बालकों के विकास के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए ना। जो परिवर्तन अभी हम लोग आगे पीछे पढ़े थे कि जो परिवर्तन होते हैं उससे बालक की भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। तो वही है कि परिवर्तनों के आधार पर बालकों के विकास के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए। फिर है पाँचवा बालकों में पाई जाने वाली विशिष्टताओं और असामान्यताओं की जानकारी प्राप्त करना। बालकों में पाई जाने वाली विशिष्टताओं और असामान्यताओं की जानकारी प्राप्त करना कि इसमें क्या विशिष्टताएं हैं और क्या असामान्यताएं हैं। छठवां है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों, परिपक्वता और शिक्षण तथा वंशानुक्रम और वातावरण में सहसंबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देखा। अभी टॉप 8 क्वेश्चंस हैं तो वो भी देखेंगे। एक बार ये देख लीजिए आप लोगों ने हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चाइल्ड स्टडी। सबसे पहले बाल अध्ययन किसे कहा जाता है कि बालक अपने विकास क्रम में क्रमानुसार किस प्रकार विकसित हो रहा है, कौन सी दशाएं हो रही हैं, उसके विकास को प्रभावित कौन सी दशाएं कर रही हैं, बालक के समुचित विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं, कौन उपयोगी हैं, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना बाल अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और ये भी पढ़ें कि जो प्राणी का जीवन है वो जन्म पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है और अनवरत रूप से चलता रहता है। ठीक है, और बाल विकास किसी में सम्मिलित नहीं है। बाल विकास की एक अलग शाखा है जिसे बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। और
और बाल विकास में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बाल विकास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें शारीरिक मानसिक जो बालक है उसके जन्म पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक बालकों के शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक क्रियात्मक तथा भाषा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाल अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा कि 16वीं शताब्दी में कोई बाल अध्ययन पे कोई ध्यान नहीं देता था। और फिर कुछ दार्शनिक आए जो कि ध्यान दिए, जैसे कि रूसो फ्रोबेल वगैरह जो थे, वो बालक का मन और मानसिक क्षमताएं प्रौढ़ों से भिन्न होता है ये बोले। पहले तो ध्यान नहीं दिया जाता था, उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया तो कहा कि बालक का मन और मानसिक क्षमताएं प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। फिर 17वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिक आए जिसमें से जॉन कमेनियस भी थे। इन्होंने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी बुक लिखा और 1957 में ऑर्बिस पिक्टस बुक लिखा। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी में 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का अध्ययन किया। फिर 1787 में जर्मन टिडमैन ने अपने बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया। फिर 19वीं शताब्दी में टेन जो कि 1876 में इन्फेंट डेवलपमेंट नामक बुक लिखी। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखा। विल्हेम प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक जीवनी प्रकाशित की। और ये भी जाना हम लोगों ने नोट में कि विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। ठीक है। फिर 1831 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट ने अपनी 2 पुत्रियों अन्ना और लुइजा का पर अध्ययन किया। फिर 1893 में सिन ने अपनी भतीजी की जीवनी प्रस्तुत की। फिर स्टैनले हॉल इनके द्वारा इनका काफ़ी योगदान रहा है। और इन्होंने वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की बालक के अध्ययन के लिए, जिनमें से प्रश्नावली विधि प्रमुख थी। इन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी जिसमें किशोरावस्था के विकास तथा विशेषताओं का वर्णन किया गया। फिर इन्होंने 1893 में अमेरिका में पहली बार बाल सोसाइटी की स्थापना की। फिर 1906 में पहली बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की। और उसके पहले 1891 में पेडागॉजिकल सेमिनार पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ठीक है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के साथ साथ 20वीं शताब्दी में भी बाल विकास संबंधी साहित्य का भी प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। और फिर वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि बाल जीवन प्रौढ़ जीवन की आधारशिला है, अतः सभी माता पिता और शिक्षक को बालक के विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन की कुछ प्रवृत्तियां देखी, जिसमें से बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग, सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी, परीक्षण आंदोलनों का विकास, कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित मार्गदर्शन एवं निर्देशन, पूर्व शालेय बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, खेल शिक्षण प्रणालियों का विकास। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। तो बाल अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हुई। पहला बाल जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए, विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, बालकों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए, बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, बालकों के मार्गनिर्देशन में। ठीक है। फिर बाल अध्ययन के उद्देश्य भी कुछ हैं, तो ये भी हमने देखा। तो प्रमुख उद्देश्य है, उसमें से पहला उद्देश्य है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना। फिर दूसरा है बाल विकास के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है बालकों के समुचित विकास के लिए उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। चौथा है परिवर्तनों के आधार पर बालकों के विकास के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए। पांचवा है बालकों में पाई जाने वाली विशिष्टताओं और असामान्यताओं की जानकारी प्राप्त करना। छठवां है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों, परिपक्वता और शिक्षण तथा वंशानुक्रम और वातावरण में सहसंबंध ज्ञात करना। तो हम लोगों ने इतना पूरा फिर से रिवाइज कर लिया। और आइए अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। तो पहला है द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक जीवनी किसने लिखी?
तो अभी पढ़े थे हम लोग ना, द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक जीवनी विलियम प्रेयर ने लिखी। ठीक है, फिर दूसरा बाल सोसाइटी, दूसरा है बाल सोसाइटी। बाल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बाल सोसाइटी की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बाल सोसाइटी की स्थापना किसने की, और सॉरी किसने की नहीं, बाल सोसाइटी की स्थापना तो स्टेनले हॉल ने की थी, लेकिन ये कब किया? तो 1893 में किया। ठीक है, कब किया? 1893 में, ये विलियम प्रेयर। फिर इन्फेंट डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? तो इन्फेंट डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? यह 10 की पुस्तक है। फिर एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस ये तो सब जानते हैं, अभी बताए थे, इम्पॉर्टेंट भी है। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टेनले हॉल हैं। वर्तमान समय में इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि लेट हो रहा था। तो वर्तमान समय में विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? आप लोग पढ़े हैं, अभी हम बताए भी हैं 2-3 बार। तो इसे बाल विकास भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। किसने कहा कि पशुओं तथा मानव शिशुओं की सहज क्रियाओं के विकास की गति प्रायः होती है? तो विल्हम ने कहा। किसने कहा? विल्हम ने कहा कि पशुओं तथा मानव शिशुओं की सहज क्रियाओं के विकास की गति प्रायः समान होती है। फिर 7वां है, स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन की कौन सी विधियां विकसित की? वस्तुनिष्ठ विधियां की थी। फिर 8वां है, किस वैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है? तो ये हरलॉक और जॉन कमेनियस ने भी बोला था ना शायद, तो क्या देखते हैं, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है। कहाँ है, कहाँ है? जॉन कमेनियस ने, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एग्ज़ाम से में हो सकते हैं क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।